अस्सलामुअलैकुम। तो आप लोग सोचते होंगे कि सर क्या 9 क्लास वाले स्टूडेंट से नाराज़ हो गए हैं क्योंकि आप 10th क्लास के तो गेस्ट पेपर्स शेयर कर रहे हैं और उसे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आप 9 के क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भाई आज आपकी नाराज़गी जो है वो मैं दूर कर देता हूँ। तो आज जो है वो आपका सबसे पहला जो कंप्यूटर का पेपर है ना, उसका गेस्ट पेपर शेयर करूँगा। देखो, अगर आप अभी अभी तैयारी करने बैठ रहे हो ना, या अगर आपने पहले से तैयारी की हुई है, तो आपने ये देख लेना है कि जो मैं आज क्वेश्चन बताऊंगा क्या आपने उसकी तैयारी कर ली है या नहीं। देखो, अगर आपकी तैयारी हो गई है यानी आपने 100-150 क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं, आपने सब कुछ समझ लिया है, तो भाई ये जो मैं चंद क्वेश्चन बताऊंगा 25-30 ये भी देख लो। अगर ये आपके तैयार हैं, मतलब ये भी आपने कर लिए हैं, तो बेस्ट हो गया। लेकिन अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपने नहीं करे हुए हैं तो आपने कर लेने हैं। और जो बच्चे अभी अभी पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं कि बस भाई ईद सेलिब्रेट कर रहे थे, ईद के बाद पढ़ेंगे, तो वो तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखना ताकि अच्छी तैयारी हो जाए। अच्छा, मेरे टिकटॉक अकाउंट पर जो मैं ख़ुद जो है वो चला रहा होता हूँ, एमी इंग्लिश सेंटर के नाम से ही है, तो उस पर काफ़ी बच्चे मुझे जो है वो उधर मैसेज कर रहे थे यानी कमेंट कर रहे थे, तो मैंने वहाँ भी बच्चों के रिप्लाई दे दिए थे और वीडियो में भी रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, तो आप लोग जहाँ भी कमेंट करोगे मुझे मिल जाता है, मैं तमाम चीज़ें देखता रहता हूँ और आपके रिप्लाई करता रहता हूँ। अच्छा भाई देखो, पेपर कब है? 8 मई 2023 मंडे को है। सबसे पहला पेपर जो है वो क्लास 9 कंप्यूटर का है। अच्छा, जो बच्चे कंप्यूटर नहीं दे रहे हैं उनका जो है वो बायो का पेपर होगा, जो कि कंप्यूटर के बाद है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पहले से पता होगा। अच्छा, आज मैं कुछ ऐसी 7 टिप्स आपको बताऊंगा जिससे आप कंप्यूटर के पेपर में, ये देखें, ये टिप्स जो है ना वो कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसमें से जो पर्टिकुलरली कंप्यूटर के पेपर के लिए है। तो आज कुछ ऐसी टिप्स आपको मैं बताऊंगा जो कि आपके नंबर कंप्यूटर में इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं और अपने जो है वो गेस्ट पेपर को शेयर करते हैं। अच्छा देखो भाई, सबसे पहले आपके पास जो चैप्टर आ जाता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। देखिए, किसी भी चीज़ की आपको जो है वो बुनियादी मालूमात होनी चाहिए, यानी बुनियादी बातें जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो भाई देखो, कंप्यूटर हमारे पास जो है वो पहले किस तरह का था, मतलब पहले कंप्यूटर का साइज़ इतना बड़ा होता था कि पूरे एक कमरे में आ जाए या बहुत बड़ी जगहों में आता था, लेकिन अब इतना सा हो गया है कि आप इजीली कमरे में किसी भी छोटी जगह पे रख सकते हो। तो लेकिन ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो चैप्टर है ये कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेट करता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़िंदगी आसान कर लो अपनी, कि ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इसमें से MCQs आते हैं बेशक, और शॉर्ट भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इस चैप्टर से 2-3 लॉन्ग आ जाए, सॉरी 2-3 शॉर्ट आ जाए, एक लॉन्ग आ जाए और बाकी जो है वो आपके MCQs लग जाए। तो ऐसे जिन चैप्टरों से होता है ना, वो चैप्टर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और वो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह के बताता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। अच्छा, अब आ जाओ, इससे MCQs कितने करने हैं। तो MCQs का तो आप लोगों को शुरू से पता है। ठीक है, शॉर्ट MCQs आपने वही 10 करने हैं। अच्छा, याद रखना, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक अगर आप जितने भी MCQs गेस्ट पेपर में गिवन है वो तमाम अगर करोगे भी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40-50 मिनट या 1 घंटा लगेगा और तमाम MCQs हो जाएंगे तमाम चैप्टर्स के, जो कि मोस्ट प्रोबेबली है कि इसमें से MCQs इंशाल्लाह पेपरों में देखने के लिए मिलेंगे आपको। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवालात पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन से। शॉर्ट क्वेश्चंस, अच्छा करने कितने हैं सबसे पहले तो ये देख लो। इसमें से आपको कोई 3 जो है वो शॉर्ट सवालात करने हैं। ठीक है, 4 नहीं बोलना हूँ, 3 शॉर्ट करने हैं। लॉन्ग इससे मैं कोई सवाल नहीं लगवाऊंगा, सिर्फ 3 शॉर्ट करवाऊंगा। अच्छा भाई देखो, सबसे पहला जो सवाल है आपके पास, सवाल है, डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद एग्जाम्पल। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, जिसे आप कहते हो AI। ठीक है, आपने देखा होगा ना ChatGPT, वो भी एक ओपन AI है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है कि जो कि आपके सवाल के मुताबिक जवाब दे। आप फॉर एग्जांपल गूगल पे सर्च करते हो कोई चीज़, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं। वो रिजल्ट आपके जो क्वेश्चन होता है ना उसके कीवर्ड्स में से निकल कर आते हैं। फिर आपको खुद ढूंढना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके, मतलब कौन सा आंसर आपके क्वेश्चन का है। लेकिन AI ये करता है, सिर्फ एक ही आंसर आपको जनरेट करके दे रहा होता है, वो ही आंसर आपके क्वेश्चन का होता है। तो AI यानी कंप्यूटर जो है वो आपके सवाल का जवाब दे रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के एरा की, ये जो है वो रेवोल्यूशन है। जैसे कि 2005 में 2000 में जो रेवोल्यूशन आई थी, उससे पहले वो मोबाइल था। ठीक है, उसके बाद फिर मोबाइल के बाद टच फोन्स आ गए थे, जो कि 2009 से या 2010 से जिसका एरा शुरू हो जाता है।
लेकिन आज के दौर में 2020-21 के दौर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, क्वेश्चन 3 करने हैं, वो मैंने 2 जो है वो क्वेश्चन लिख दिया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने करना है डिफरेंस सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मज़े की बात बताऊं, ये सवाल जो है ना मेरे खुद के यूनिवर्सिटी के पेपर में आया था, ठीक है। तो आपने ये सवाल ज़रूर करना है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये कर लोगे ना सिर्फ डिफरेंसेस हो जाएंगे बल्कि 2 शॉर्ट भी निकल आएंगे आपके यहाँ से। आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल जाएगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, और आपके पास जो चौथा सवाल, मतलब आपके पास जो तीसरा और आखिरी सवाल है वो सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर कर लेना, ठीक है। डिफाइन है, ये डिफरेंस नहीं है इसका। अगर डिफरेंस भी आ जाएगा तो फिर आप इसके डिफाइन से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बस 3 सवाल थे। लॉन्ग सवाल इसमें मैंने वैसे तो गिवन किए हैं, मतलब गैस पेपर जो बनाया था उसमें तो थे, लेकिन यहाँ पर मैं कोई गैस पेपर में नहीं दे रहा हूँ। हाँ, जनरेशन्स जो है ना, याद रखना, जो जनरेशन्स है आपके पास वो भी आप पढ़ लेना, याद नहीं करना, क्योंकि वो याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। पढ़ लेना उसे। तो वो लॉन्ग में था, लेकिन मैं लॉन्ग यहाँ नहीं लगवा रहा हूँ आपको कोई भी। अच्छा, अब आ जाओ, टिप्स मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। पहले मैं आप लोगों को ये समझाऊँगा ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए, ठीक है। तो आ जाओ चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, देखो भाई कितना आसान कर दिया ना, इतना बड़ा चैप्टर था, सिर्फ 3 क्वेश्चंस और 10 MCQs। आप 3 क्वेश्चंस भी पढ़ोगे, अगर पढ़ने बैठोगे तो आप तो ऐसे ही पढ़ लोगे देखकर कि ये माइक, और कुछ तो आपको पहले से ही आता होगा, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से करोगे इंशाल्लाह। और पहला पेपर अच्छा हो गया ना। देखो, जब आप कुछ करने जाते हो ना और शुरुआत अच्छी हो जाए, कहते हैं ना अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो फिर सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। यानी अगर कोई कारोबार शुरू कर रहे हो और उसको शुरू करते ही आपकी जो है वो सेल बहुत ज़्यादा होने लग जाए, तो उस कारोबार को फिर आप आगे बढ़ाओगे ना। तो एक कहावत ये भी होगी कि अंत भला तो सब कुछ भला। देखो, अगर ये कहावत यहाँ नहीं लगा सकते आप पेपरों में, अगर आखिरी पेपर अच्छा हो भी गया लेकिन बाकी सारे पेपर ख़राब हो गए तो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये कहावत नहीं लग पाएगी कि अंत भला तो सब कुछ भला। यहाँ पर ये है कि अगर शुरुआत अच्छी हो गई तो आपका माइंडसेट बन जाएगा, आपको सर पे भरोसा हो जाएगा, मेरे पे भरोसा हो जाएगा, एमई इंग्लिश सेंटर के गैस पेपर पे भरोसा हो जाएगा, आप फिर तैयारी करना शुरू कर दोगे गैस पेपर से और इंशाल्लाह अच्छे नंबर ले लोगे। लेकिन देखो, मैं यहाँ एक बात बता दूँ कि बेशक आप इन गैस पेपर से तैयारी करके अच्छे नंबर लो, लेकिन मैं यही कहूँगा आपको कि आप जो है वो 2024 में, चाहे 9 में हो, 10 में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, इस तरह से पढ़ाई करना कि आपको किसी गैस पेपर से तैयारी ना करनी पड़े। फिर सुन लो मेरी बात, ना आपको कोई गैस पेपर मेरे ख़रीदने पड़े, ना ही किसी और के, और ना ही आपको किसी गैस पेपर से, ना ही आपको किसी 5 ईयर, ना ही आपको किसी मॉडल पेपर, ना ही आपको किसी और चीज़ से तैयारी करना पड़े टारगेट पेपर। आपके इतने अच्छे जो हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इतना अच्छा आपने पढ़ लिया हो कि आप उन गैस पेपर्स को खुद सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इस साल के लिए मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत मायूसी होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों का साथ तो मुझे देना है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो गलती हो गई उसको हम लेके बैठे रहें, सोल्यूशन तो निकालने हैं। अब सोल्यूशन वो गैस पेपर से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा आपको सजेशन है, मेरी बात को ज़रूर मानिएगा। अच्छा, फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, जितनी बातें होनी थी वो हो गई हैं, अब इंपॉर्टेंट पे आ जाते हैं सीधा सीधा। अच्छा, देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें सवाल है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। 4 इसमें से शॉर्ट करने हैं, लॉन्ग इसमें से आपने सिर्फ 1 करना है, ठीक है। लॉन्ग 2 नहीं लगवा रहा हूँ, 1 लगवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें से 1 आ जाएगा। अच्छा, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक तमाम के तमाम क्वेश्चन कर लेने हैं, जिसमें एक्सप्लेन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI, ठीक है, जो आप ग्राफिकल इंटरफेस देखते हो, जो आपका आ रहा होता है कंप्यूटर शुरू करने पे, वो होता है। देखो, ये डिफ़ाइन है, वो डीन लिखा हुआ आ गया है, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो ये डिफ़ाइन है। डिफ़ाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, आपके पास मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, तो उनका आपने बताना है, ठीक है। MS ऑफिस देख लो, सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके खुद के दिमाग में बात क्लिक कर रही होगी कि हाँ सर, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये तो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में भी इस्तेमाल होती हैं और सुनने में भी इम्पॉर्टेंट है और हमें जो है वो आती रहती हैं चीज़ें। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, समझ सकते हो बात। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंस्टॉल एन एंटीवायरस? कितना इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो और आपको वायरस का नहीं पता और उससे कैसे अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है ये नहीं पता, तो समझ लो आपने कभी ज़िंदगी में कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल, आपने एक सोनार की दुकान खोल ली लेकिन सोने की हिफाजत के लिए कुछ इंतज़ाम ही नहीं किए, तो फिर समझ सकते हो ना कितना आपको जो है नुकसान होगा। इसी तरह से अगर कंप्यूटर चला रहे हो और वायरस का पता ही नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है, तो फिर क्या होगा आपको समझ जाओ ईजीली। अच्छा, उसके बाद अब आगे आ जाओ।
ब्रीफली एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ये नहीं करते हैं, क्योंकि ये अक्सर जो है वो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स या कंप्यूटर यूज़र ये खुद नहीं कर रहा होता है, अक्सर ये जो है वो जिन लोगों से आप काम करवाते हो वो कर रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गिव द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऊपर वाले सवाल से ही आ गया है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास। एक्सप्लेन बूटिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, ऑल्सो एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था सिर्फ एक लॉन्ग, ठीक है, एक लॉन्ग तो हो गया आपका। अच्छा, ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ लिख लो मोस्ट। अभी मैं आपको 3 बोले थे मैंने चैप्टर, तो मैं तीनों चैप्टर लगवा दूंगा, आप आ जाओ दूसरे चैप्टर पे। अच्छा, ऑफिस ऑटोमेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब आप बोलोगे सर क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ। अभी आप खुद बोलोगे हाँ सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो किस पे बनाओगे? MS ऑफिस का यूज़ करोगे। आपको अपने कारोबार का हिसाब करना है तो किसका यूज़ करोगे? MS एक्सेल का यूज़ करोगे। आपको प्रेजेंटेशन देनी है अपने कारोबार की या कोई प्रोजेक्ट लेना है तो किसका इस्तेमाल करोगे? PPT का इस्तेमाल करोगे, है ना, पावर पॉइंट का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको फ़ोटोशॉप करनी है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? फ़ोटोशॉप, अडोब का जो फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर है। तो समझ गए ना ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। रोज़ कंप्यूटर खोलते ही अक्सर इस काम के लिए हो आप, कभी कभार तो यार नोट्स बना लूँ, यार मैं ज़रा अपना रिजल्ट देख लूँ। हाँ, अब वो अलग बात है कि भाई ज़्यादातर गेम या ब्राउजिंग हो रही होती है, लेकिन ये अक्सर इसका पर्पस होता है कंप्यूटर का। शुरुआत में कंप्यूटर यही काम करता था ऑफिस ऑटोमेशन का, उसके बाद इसके अंदर जो है ये गेम वेम और ये आए हैं, ठीक है। अच्छा भाई देखो, बुरा नहीं मानना, लेकिन 5 के 5 क्वेश्चन है, ये नहीं बोलना सर देखो अब दिल तो कर दुख रहा होगा आपका, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जान है, ये दिल है इस बुक का। अब इस दिल को तो हम नहीं छोड़ सकते ना भाई, जो हमारे दिल होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। ये चैप्टर अगर दिल है तो दिमाग कौन सा है वो मैं भी बताता हूँ दिमाग कौन सा है। तो दिमाग की भी सुनना है, दिल की भी सुनना है। अक्सर दिल की सुनते हो तो इसलिए ये चैप्टर दिल है, ठीक है। अच्छा देखो भाई, पाँचों के पाँचों सवाल इंपॉर्टेंट है। वाई डू वी यूज़ MS एक्सेल इन ऑफिस वर्क, या और कोई काम में भी इस्तेमाल क्यों करते हैं ये भी बता सकते हो। अच्छा, हाउ कैन वी अप्लाई मर्जिंग इन अ डॉक्यूमेंट, मर्जिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं, फाइल कैसे मर्ज करते हैं ये। एक्सप्लेन द कॉलम्स ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप, नेम एंड डिस्क्राइब 2 ऑप्शन इन ओरिएंटेशन, लिस्ट 4 यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस, यानी MS एक्सेल की ही बात हो रही है, ठीक है। अब लॉन्ग पर आ जाओ। लॉन्ग में आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो हमारे पास 2 हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, वो MS एक्सेल ही है जो शॉर्ट में भी था। ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होगा, इसीलिए MS एक्सेल अभी छोड़ दो। आपको टेबल ऑफ कंटेंट ये और MS वर्ड, ये MS वर्ड तो जान है कंप्यूटर की, ठीक है, MS वर्ड जान है। कोई कंप्यूटर और उसमें MS वर्ड ना हो तो वो एक डब्बा समझा जाता है, क्योंकि भाई आप नोट्स किस में लिखोगे, आप चीज़ें प्रिपेयर किस में करोगे, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। आ जाओ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क वाले चैप्टर पे आ जाओ। इसके बाद मैं टिप्स एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद फिर इधर आ जाएंगे, ठीक है भाई। MCQs वही पूरे के पूरे 10 करेंगे आप, और इंशाल्लाह कर भी लेंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होगी ज़िंदगी में। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन, इस पर आ जाओ। शॉर्ट क्वेश्चन कितने करने हैं सर, शॉर्ट तो बताएं कितने करने हैं। हाँ देखो, शॉर्ट जो मैं बता देता हूँ, इसके अंदर शॉर्ट आपने इसमें से कोई 3 करने हैं, ठीक है। शॉर्ट आपने इसमें से 3 करने हैं, 3 करने हैं, ठीक है। शॉर्ट कितने करने हैं, आपने इसमें से 3 शॉर्ट करने हैं, जिसमें है आपके पास डिफाइन ऑप्टिक फाइबर एंड द इंटरनेट। देखो आने वाला दौर और ये दौर ऑप्टिक फाइबर का है। आपको पता है ऑप्टिक फाइबर में लाइट इस्तेमाल होती है, और ये हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें मैं अच्छी तरह ऑप्टिक फाइबर समझा चुका हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल हो गया आपके पास, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड बोट रेट, ठीक है। तो ये डेटा रेट एंड बोट रेट ये आपने जो है वो करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास तीसरा छोड़ दो, चौथा कर लेना डायरेक्ट आके। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ LAN, VAN एंड MAN, ठीक है। ये 3 सवालात हैं, और लॉन्ग इसमें सिर्फ एक ही करना। अब देखो आप लोग इस बात पे ना लाइक कर देना चैनल को, और सब्सक्राइब ज़रूर करवा लेना अपने दोस्तों से के, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो आपने जो है वो मतलब लॉन्ग जो करना है, देखो लॉन्ग इसमें कोई ज़्यादा इतने वो नहीं है बड़े, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है ब्रीफली एक्सप्लेन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपने इसमें लॉन्ग करना है सिर्फ एक, ठीक है, एक लॉन्ग करना है। तो कोई मुश्किल तो नहीं हुई होगी ना, परेशानी तो नहीं हुई होगी, मुझे उम्मीद है भाई ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि देखो कंप्यूटर बगैर इंटरनेट के किसी काम का नहीं है, सिर्फ गेम खेल सकते हो उस पर, और कब तक खेलोगे गेम। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट चीज़ पर कि सर 100% मार्क्स कैसे लें।
देखो 100% मार्क्स से ये मुराद नहीं है 100 मार्क्स, 100% मार्क्स से ये मुराद है कि अगर 75 नंबर का पेपर है तो 75 कैसे लें। फॉर एग्जाम्पल अगर 70 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर कैसे लें। तो ये होता है 100% मार्क्स लेने का तरीका। आप याद रख, आप देखो अक्सर आप इंग्लिश की तैयारी, मैथमेटिक्स की तैयारी या फिज़िक्स की तैयारी थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से कर लेते हो। यानी मैथमेटिक्स में आपको पता होता है कि कैसे आपने ऑर्गेनाइज तैयारी करनी है, कि एक्सरसाइजेस प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और फिजिक्स में आपको पता है कि भाई न्यूमेरिकल करने क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन आपको कंप्यूटर में नहीं पता होता कि इसकी ऑर्गेनाइज तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं और इसके वो की पॉइंट्स जिससे आपके नंबर इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे हो सकते हैं। देखो मैंने भी ये गलतियाँ की थी अपने पेपर में, तो जिस वजह से मुझे जो है मेरे नंबर कंप्यूटर में अनफॉर्चुनेटली कम आए थे। पेपर पूरा आ रहा था लेकिन नंबर कम आ गए थे, ठीक है। तो अब आ जाओ, अंडरस्टैंड द सिलेबस। कभी भी पढ़ने से पहले किसी बुक को उसके कंटेंट को पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल आपको बुक पढ़नी थी बिरयानी बनाना, बिरयानी सीखने की। देखो बिरयानी के भी बहुत सारी इकसाम हैं और बहुत सारे तरीके हैं। हैदराबादी बिरयानी, हमारी कराची की बिरयानी, पुलाव हो गया, यखनी बिरयानी और मुंबई बिरयानी, इसी तरह बहुत सारी बिरयानियाँ होती है ना। आपको बिरयानी बनानी सीखनी है, आपके पास एक किताब आ गई जिसके अंदर पुलाव बनाना सिखाया हुआ था। आप क्या उस पूरी किताब को पढ़ोगे और उसके बाद बताओगे भाई ये तो मेरे किसी काम की नहीं है, इसमें पुलाव बनाना था? तो समझ में आ रही है ना बात। जब आपको पता है कि भाई मेरी काम की चीज़ कैसे मुझे पता चलेगी और मेरी काम की जो चीज़ है वो कैसे नहीं चलेगी, तो आपका टाइम भी बचेगा, आपकी मेहनत भी बचेगी, आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले अपना सिलेबस देख लिया करो कि भाई सिलेबस में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, कैसे करना है, ठीक है। आप पूरा का पूरा एक चैप्टर भी चाहो तो छोड़ सकते हो अगर आपको पता है कि बाकी सारे चैप्टर मैंने कर लिए, ये कम इम्पोर्टेंट है। तो ये याद रखा करो, सबसे पहले सिलेबस देख के किया करो। टीचर आपको कराता है लेकिन अगर आप खुद भी करोगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस रेगुलरली, भाई देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर इंसान बनोगे। कोई भी इंसान बेहतर बगैर प्रैक्टिस के तो नहीं बन सकता। तो प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर आपको करनी होगी। अब प्रैक्टिस कैसे करनी होगी, आप क्वेश्चन ले लो, एक रोज़ एक क्वेश्चन का आंसर लिखो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो है वो राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, मतलब आंसर राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपका जो है वो तैयारी भी होती जाएगी। और एक क्वेश्चन रोज़ करोगे तो 365 दिन में 365 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक क्वेश्चन करने में 4-5 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो देख लो कितनी अच्छी तैयारी हो रही है। अच्छा, फोकस ऑन बेसिक्स। अच्छा देखो अब यहाँ पर ये है कि हम जो है ना बड़े बड़े लॉस पढ़ लेते हैं लेकिन हमें बेसिक्स का कोई इल्म नहीं होता। आपको कूलम्स लॉ तो पता है लेकिन अगर आपको फोर्स का यूनिट ही नहीं पता तो फिर वो कूलम्स लॉ पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ। आप कूलम्स लॉ में फोर्स का यूनिट कूलम्स तो नहीं लिखोगे। फोर्स का यूनिट जहाँ कहीं भी फोर्स आ जाए, चाहे फ्रिक्शन फोर्स आ जाए, चाहे आपके पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाए, कोई भी फोर्स आ जाए, बेसिक्स ये है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन रहेगा किसी भी जो है वो सिस्टम में। किसी भी सिस्टम से मुराद है किसी भी तरह की फोर्स में। लेकिन आपको नहीं पता तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए अपने बेसिक्स को क्लियर रखो, अपने आप से सवाल करो कि क्या मुझे बेसिक्स आते हैं। तो आते हैं तो फिर ठीक है। अपनी बुनियादी जो मालूमात है, अब देखो फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बना रहे हो और ज़मीन में जो पिलर डाले हैं वही अच्छे नहीं डले तो फिर बिल्डिंग क्या होगा उसका मैं समझ जाओ, समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इस चीज़ पर कभी तवज्जो नहीं दी जाती, ना ही किसी स्कूल में तवज्जो दी जाएगी, ना ही किसी कॉलेज में तवज्जो दी जाएगी, ना ही किसी यूनिवर्सिटी में। अगर यूनिवर्सिटी में दी भी जाए तो बहुत कम दी जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ ना ही स्कूलों में देखी है, ना ही कॉलेजेस में देखी है और ना ही यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर देखने के लिए मिल रही है। टीचर कोशिश तो करता है, यूनिवर्सिटी के टीचर्स तो मैं फिर भी कहूँगा कोशिश करते हैं कि वो ये स्किल्स बच्चे में डेवलप करें, लेकिन बच्चा कभी भी नहीं डेवलप करेगा। आप किसी बच्चे को, मैं आपको अगर कोई क्वेश्चन करने के लिए दे देता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते मेरी, मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ और मुझे इसका पता है। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन करने के लिए दे दूँ ना और उसका जवाब नहीं दूँ, सिर्फ क्वेश्चन दे दूँ, तो आपका एक कमेंट ज़रूर होगा, सर इसका जवाब। देखो इसका जवाब सिर्फ मेरे पास तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं ही इसका जवाब जानता हूँ या ये सवाल मैंने ही बनाया है या मैंने इस चीज़ को जो है वो कॉन्सेप्ट को समझा है या मैंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है या मैंने ये लॉ दिया है तो सिर्फ मुझे ही इसका जवाब आता होगा, ऐसा तो नहीं है। इसका जवाब आपके पास नेट पे मौजूद है, इसका जवाब आपके पास बुक में मौजूद है, मैंने भी वहीं से पढ़ के सीखा है। तो अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ढूंढना सीखो। अगर जिस दिन ये करना आ गया ना, कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, ना मैं ना आपको, कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो ये चीज़ हमारी तालीम में अगर जिस दिन आ गई ना, फिर हमारा मुल्क इतना ज़बरदस्त तरक्की करेगा ना कि कभी इसकी तरक्की को कोई दुनिया का इंसान नहीं रोक सकेगा। क्योंकि हमें अपने प्रॉब्लम्स को
आंसर निकालना आ जाएगा, हमें अपनी मुश्किलात का आंसर पता करना आ जाएगा और कहीं ना कहीं जवाब हमारे क्वेश्चन का होता है। बस हमें अप्रोच ऐसी रखनी होती है पॉजिटिव कि उस आंसर तक हम पहुंच जाएं। समझ गए ना? कुछ ना समझ में आओ तो पूछ लेना। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं या आपको कोई टीचर आपका क्वेश्चन दे दे तो फिर इसका आंसर जो है खुद भी ढूंढने की आप ज़रूर कोशिश करा करें, चाहे 1 घंटा लगा दें 2 घंटा, लेकिन जब इसका आंसर आप खुद ढूंढ के लाएंगे ना तो यूँ आके बोलेंगे हाँ भाई ये मैंने करा है, मैं करके लाया हूँ इसे। लेकिन गुरूर नहीं करना, बताना है कि भाई प्राउड करना है अपने पर। अच्छा, बी ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज रहो से मुराद ये है कि मुनज़्ज़म रहो, अपनी तैयारी को एक वे में लेके चलो। ऐसा नहीं है कि कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे, कभी पढ़ रहे हो कभी नहीं पढ़ रहे हो, तो वो इसमें भी आ जाता है लेकिन यहाँ ज़्यादा इसको। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा टाइम जो है वो आपने कंप्यूटर को दे दिया और बाकी कुछ किया ही नहीं, सारा टाइम आपने मैथ को दे दिया बाकी कुछ किया ही नहीं। तो टाइम मैनेज करो, चेक करो कि कितना कंप्यूटर की तैयारी करनी है, कितना जो है वो और चीज़ों की तैयारी करनी है। अच्छा, स्टे काम एंड फोकस्ड। देखो भाई ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर कुछ नहीं आ रहा ना तो परेशान ना हो, ठीक है? टेंशन लेने से फिर भी वो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये सवाल यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास, जैसे वो सवाल लिखा हुआ था डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम, चलो इसको आसान कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन सुपर कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। अब मुझे ये सवाल का जवाब नहीं आता तो मैं क्या परेशान होऊंगा? तो मुझे एक लाइन आ जाएगी। चलो अगर एक लफ्ज़ भी मुझे, चलो एक लफ्ज़ छोड़ो, एक वर्ड भी अगर मुझे आ जाता परेशान होने से तो मैं खूब परेशान होता, क्योंकि मैं फिर खूब परेशान होता, मुझे खूब आता, खूब सीखता। तो कभी भी आपके परेशान होने से आप नहीं सीखते हो बल्कि आप और गलतियां करना शुरू कर देते हो। तो जैसे ही आपको लगे कि आप परेशान हो रहे हो, टेंशन में आ रहे हो, तो सबसे पहले गहरी सांस लो और नमाज़ पढ़ते रहा करो, ठीक है? 5 नमाज़ें जमात से पढ़ते रहा करो। मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी पढ़ा करो, ठीक है? इससे बहुत फ़ायदा होता है नमाज़ पढ़ने से, और हमारा जो है वो अच्छा फोकस बन जाता है, हम पढ़ाई पे भी अच्छी फोकस कर पाते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद। तो आप क्या करा करो, आप रिलैक्स हो जाया करो थोड़ा, ठीक है? और उसके बाद जो है वो फिर कोशिश किया करो, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा और आंसर ढूंढते रहा करो। तो ठीक है, ये थे तरीक़ेकार। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी बातें, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। अच्छा, अब एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसकी तरफ आ जाओ। और वो बच्चे जो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए देख रहे थे, तो आप लोग यहाँ पर वीडियो स्किप कर सकते हो चैप्टर नंबर 5 के बाद। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 है आपके पास कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। कंप्यूटर की सिक्योरिटी। देखो भाई मैं एक बात बता दूं, कंप्यूटर का मिसयूज़ करना, इससे सिर्फ कंप्यूटर ख़राब नहीं होता। अगर कोई कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो इससे सिर्फ कंप्यूटर ख़राब नहीं होगा, वो खुद भी जो है वो एक क्रिमिनल बन सकता है अगर कोई इंसान कंप्यूटर का मिसयूज़ करेगा। ये क्रिमिनल एक्टिविटी होती है कि अगर आप कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। गलत इस्तेमाल से क्या मुराद है? आप किसी को फ्रॉड कर रहे हो, आप किसी को चीट कर रहे हो, आप किसी के साथ फेक आईडी बनाकर जो है वो चीटिंग कर रहे हो, तो ये सब फ्रॉड है। जुर्म वो नहीं है कि किसी को चमाट मार देना, किसी का कुछ लूट लेना, किसी का पैसा खा जाना, ये तो जुर्म है ही है। लेकिन कंप्यूटर पर बैठकर दुनिया के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करना, ये साइबर क्राइम होता है। और साइबर क्राइम भी एक जुर्म है और आपके आईपी एड्रेस से आप इस डिटेक्ट किए जा सकते हो। तो बहुत से बच्चों को, लोगों को तो ये बात पता ही नहीं होती कि गलत पोस्टों को शेयर करने से वो मुश्किलात में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको बेसिकली तो वो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई हैं इसमें कि ये काम ना करें वो काम ना करें। इसमें आपको बेसिकली कंप्यूटर की सिक्योरिटी से मुताल्लिक पढ़ाया गया ज़्यादातर, ठीक है? तो चलो भाई अब हैकिंग वैकिंग पर आ जाते हैं। डिफाइंड वायरस, ये इसके जो है वो 4 सवाल इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा था ना ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ, चलो ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कभी भी कंप्यूटर पे बैठकर गलत काम ना करा करें, ठीक है? गलत काम ना करें इसमें मुराद ये है कि किसी को तंग ना करें, किसी के खिलाफ ना बोलें, क्योंकि फिर ये कंप्यूटर आपको पता है सबूत होता है। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो वो सबूत आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है बाद में, ठीक है? हाँ तो भाई एक्सप्लेन, सबसे पहले मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइंड वायरस एंड व्हाट इज़ एंटीवायरस। पहले वायरस बताना, फिर एंटीवायरस क्या होता है। तो वायरस आपके पास एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कुछ जो कि आपके कंप्यूटर को रॉन्ग इंस्ट्रक्शन मिल जाती हैं, और फिर एंटीवायरस उन रॉन्ग इंस्ट्रक्शन को ख़त्म करता है। अच्छा, व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग, ये आपने बताना है। एक्सप्लेन साइबर बुलिंग विद एन एग्जाम्पल, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फिशिंग, तो ये आपने बताना। और 5वां भी कर लो, साइबर अटैक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अक्सर सुनते हो कि साइबर अटैक हो गया इस मुल्क पे, उस मुल्क पे साइबर अटैक हो गया। तो साइबर अटैक होने से मुराद ये नहीं है कि गोला बारूद लेकर आ गए, बम लेकर आ गए, नहीं भाई, कंप्यूटर हैक करने की कोशिश करी। अच्छा, इसके एक सवाल ही मैं इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, वैसे 2 लगवाने थे लेकिन मैं एक ही लगवा रहा हूँ, ठीक है? एंटीवायरस वायरस आप ऊपर पढ़ चुके हो। इसमें सबसे पहला सवाल इंपॉर्टेंट है, गिव एक्सप्लेन
गिव एक्सप्लेन डिफरेंट मालवेयर एंड विथ सम अबाउट इट। ठीक है, तो ये इसका आपने करना है, इसको सवाल को बेहतर कर लेना। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, बाकी ये बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास कौन सा है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 बाकी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये 2 आखिर के भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 थे शुरू के, मैंने बता दिया। वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर जो है वो आगे तो बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि अब आपको पता है पहले ही और कितनी वेबसाइट आ गई हैं, और आपने अक्सर सुना होगा, मैंने बहुत बार ये सुना है लोगों को कहते हुए कि भाई चैट जीपीटी आ जाने के बाद अब वेब डेवलपमेंट की जॉब खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, इंशाल्लाह ये भी जॉब रहेगी। वो चैट जीपीटी भी तो इंसान ने ही बनाया ना, इंसान ने डेवलप किया उसे, तो वेब डेवलपर कुछ भी कर सकता है, वो भी कुछ और कर सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये याद रखना। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन, यानी डिफरेंस बिटवीन वेब होस्टिंग एंड वेब सर्वर, ये आपने बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर लोगों को नहीं पता होती ये चीज़, तो ये आपने बताना है। ठीक है, ये इसमें आपने 3 सवाल करने हैं, और लॉन्ग इसमें भी एक ही करेंगे आप। ठीक है, एक ही करेंगे। अच्छा, उसके बाद HTML, फ्रेम इन HTML, हाउ कैन वी यूज़ फ्रेम्स इन HTML, ये करना है। उसके बाद आपने जो है वो तीसरा सवाल कर लेना है, हाउ कैन अ यूज़र बी रीडायरेक्टेड टू अनदर वेब पेज। ठीक है, ये आपने बताना है। और अच्छा, इसका लॉन्ग सवाल देख लो, हाइपरलिंक आपने इसका डिफाइन करना है, गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपरलिंक, एक क्वेश्चन। अब देखो भाई, लॉन्ग तो कितने कम हो गए, पहले मैं बोला ही नहीं, 1 2 3 4 5 लॉन्ग बताए हैं, और अभी बस एक ही चैप्टर रह गया। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश हो गए कि ये काम आप कर लोगे। ठीक है, उसमें एक था, इसमें भी एक है, तो अभी तक तो 6 हो गए हैं, बल्कि ऊपर भी तो एक है ना, इसलिए। अच्छा बस अब आखिरी आ गया है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन ये सिर्फ मालूमात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा। ठीक है, तो बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने लिखवा भी दिया, और उसको आइडेंटिफाई भी कर दिया आप लोगों के लिए कि आप लोग उसे कर लेंगे। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको पता है, लोगों का डेटा रखना, मालूमात रखना। शॉर्ट इसमें से आप 3 कर लो। MCQs में भाई कोई रियायत नहीं होगी और ना ही मिलेगी। ठीक है, किसी शॉप पर जाते हो ना, कपड़े वपड़े लेने, जूते वूते लेने, तो वो प्राइस बताते हैं। अगर किसी शूज़ शॉप पे गए हो तो वो बोलते हैं भाई 1500, 3000 वो आप बोलते हैं भाई 1500 रुपये, 1500 रुपये चाहिए, 1500 के हैं, कम बताओ, कम बताओ। अब ये ठीक है, लेकिन देने वाले प्राइस बताओ। तो भाई मैं, जैसे वो बोलते हैं ना भाई ये फ़ाइनल है, तो मैं भी बोल रहा हूँ भाई ये फ़ाइनल है, इससे कम नहीं होगा। अभी अभी ईद गुजरी है, शॉपिंग की होगी आपने, मेमोरीज ताज़ा हैं। ठीक है, तो ये कर लेना। अच्छा, अब इसमें डिफरेंसेस, हाँ ये रहा, 3 डिफरेंसेस इसमें मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड व्यू, ये कर लो। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइन व्यू एंड डेट शीट व्यू, ये कर लो। ठीक है, तो 3 कर लो, एक लॉन्ग इससे भी कर लो, इससे भी एक लॉन्ग कर लो। ठीक है, लॉन्ग इन सब में से आ सकते हैं। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग एन क्यूरी। अच्छा, इसमें से डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू इन MS एक्सेस, ये पहला वाला कर लेना है। ठीक है, ये MS एक्सेस डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होता है, आप लोगों ने शायद कभी ना किया होगा इसे इस्तेमाल। ये डेटा मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। अक्सर कंपनीज और बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो भाई ये था कुछ आज का लबोलुबाब, यानी ये था आपके लिए आज का कुछ काम। देखो भाई, मुझे जो है ना काफ़ी मुश्किल होती है इन वीडियोस को बनाने में। अब इसको मुश्किल क्यों होती है मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखो मेरी भी खुद यूनिवर्सिटी चल रही होती है, मैं खुद भी लेट आता हूँ और फिर रात में आपके लिए काम करता हूँ, फिर अपलोडिंग भी करता हूँ। बाकी लोग तो बेशक गैस पेपर्स बनाते हैं और चीज़ें बनाते हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं। कुछ लोग आना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो इतनी अच्छी तरह रिप्रेजेंट ना कर पाएँ, तो मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। आप सब भी जो वीडियो देख रहे हो, अगर मैं आप में से सबको बोल दूँ कि कैमरे के सामने आके कुछ एक्सप्लेन कर दो, तो आप लोग तो मना ही कर दोगे मोस्टली, तो कि सर नहीं हम नहीं कर सकते, हमें नहीं आता कैमरे के सामने बोलना। तो इस वजह से ना थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मुझे जल्द से जल्द ऐसे टीचर्स मिल जाएँ और ऐसे लोग मिल जाएँ जो मेरे बात और मेरे अलावा, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाएँ। क्योंकि देखो ये जो मैंने सिस्टम शुरू किया है ME इंग्लिश सेंटर का, इंशाल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ इसको लेके चलूँगा। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि ये आगे भी सिस्टम चलता रहे, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होता है बच्चों को और बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है उन लोगों को। तो किसी को अगर मेरी वजह से फ़ायदा हो रहा है, और वो भी ऐसा फ़ायदा जो कि वाकई ही फ़ायदा है। एक फ़ायदा वो होता है जो कि लोगों को लग रहा होता है फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा नहीं होता, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो आपको समझ जाओ। लेकिन एक फ़ायदा वो होता है जो कि वाकई ही फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी को डांट रहा हूँ, कह रहा हूँ कि अपने फ्यूचर पे फोकस करो, बेशक उसे बुरा लग रहा होगा,
लेकिन मैं उसका वेल्विशर हूँ, उसको अगर उसकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा तो उसका नुकसान चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपका वाकई ही फ़ायदा है और इंशाल्लाह ये फ़ायदा आपको फ्यूचर में भी मिलेगा, अभी भी मिलेगा और पेपर में भी हो जाएगा। तो 9 वालों भाई नाराज़ नहीं होना, थोड़ा सा लेट हो गया मैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के लिए ये काम कंटिन्यू रहेगा और चीज़ें आती रहेंगी। अच्छा, अब अगला पेपर बायोलॉजी का एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है भाई, बायो का एक्सप्लेन करेंगे और बायो का एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो और कुछ नहीं है। आप लोगों से बस आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपने नोट्स गैस पेपर नहीं लिए, ले लेना, 200 फीस है, ठीक है उसकी सिर्फ। और बाकी ये है कि शेयर वेयर करा करो, सब्सक्राइब किया करो भाई, और नहीं किया तो कर दो। आपको पता है ये काम सिर्फ आप लोगों के लिए ही होता है और आप लोगों की सपोर्ट से ही होता है। तो अब अलविदा करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद